and welcome to Center for Ambition. My name is Silesh Kumar and today we are going to discuss recent CDS paper and question of the polity and IR, जिसमें हम polity and IR के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है और एलिमिनेशन मेथड हम कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, गैस मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं और जनरल साइंस से यूपीएससी के हम क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन। एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड रिस्क इंश्योरेंस टू फार्मर अगेंस्ट द क्रॉप डैमेज ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क, मतलब डिजास्टर नेचुरल कैलामिटी की बात कर रहा है। तो फसल बीमा योजना है तो जाहिर सी बात है कि उनकी बात कर रही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थोड़ी देर के लिए मैं अगर ये स्टेटमेंट 2 ना पढ़ूँ 4 ना पढ़ूँ, अब 3 सीधा पढ़ लूँ। उस पर क्या लिखा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमारा ये क्रेडिट देती है, मतलब बीमा से क्रेडिट देती है। तो 1 और 3 मेरे ऑटोमेटिक सही हैं। तो देखो जहाँ जहाँ मेरा 3 दिख रहा है, पहले तो ये मेरा स्टेटमेंट गया, ये भी स्टेटमेंट गया और 1 और 3 सही है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा क्योंकि इस यहाँ पे 1,90,000 रुपये था। तो यहाँ से हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्वेश्चन सही है। आंसर देखते जाइएगा। फिर पूछा है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द साउथ एशियन, सार्क का पूछा है कि सार्क 1985 में बना, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में, लेकिन कुछ 2014 के बाद इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई, तो रिसेंटली उतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछ लिया है कि सार्क का मतलब फाउंडिंग मेंबर कौन सा नहीं है। तो सार्क में टोटल 8 मेंबर है, साउथ एशिया के इंडिया, नेपाल, म्यांमार, भूटान, देन हमारा मालदीव। लेकिन अफ़गानिस्तान ने सार्क को बहुत बाद में ज्वाइन किया, तो अफ़गानिस्तान यहाँ से निकल जाता है। तो हमारे इंडिया, नेपाल एंड मालदीव 1, 2, 3 आंसर इसके हो जाते हैं। अफ़गानिस्तान ने इसे बहुत बाद में 2007 के आसपास ज्वाइन किया था, तो यहाँ से हमारा सार्क का निकल जाता है। तो सार्क का हमारा क्वेश्चन ये सही है कि 1, 2, 3 आंसर इसके सही है। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोजीशन ऑफ चीफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, सीडीएस के बारे में पूछ रहा है। देखो सीडीएस मेनली ये न्यूज़ में रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे वो पूछ लेता है अंदर से कि थोड़े जनरल सेंस और कॉमन सेंस से क्वेश्चन निकलते। पहला कह रहा है कि ही इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हेड होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ही इज़ परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ स्टाफ कमेटी, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है ही डज नॉट एक्सरसाइज एनी मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ, मतलब डायरेक्टली कोई नहीं करता है, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि ये न्यूज़ में रहते हैं, तो इसके 1, 2, 3 डी आंसर इसका हो जाएगा। अब आ जाता है हमारा ये संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में जो आई हुई थी, उसके बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पहला पढ़िए, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, यहाँ से थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ कह रहा है गांव की बात कर रहा है, ग्राम की। तो जितनी भी हमारी जो गांव से रिलेटेड जो भी स्कीम होती है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ज़्यादातर करती है। तो यहाँ से ही हमें थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा समझ लें तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहीं से गलत हो जाता है क्योंकि रूरल मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2014 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द जयप्रकाश नारायण। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी विजन ऑफ ग्राम स्वराज इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द स्कीम, ये भी सही है। तो 2 और 3 इसका आंसर हमारा बी हो जाता है, जिसको स्वराज की बात करता है। और ये 2014 वाली स्कीम है। मेनली जो गवर्नमेंट बीजेपी के टाइम की जितनी भी स्कीम है, जो फ्लैगशिप स्कीम है, उनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना। तो ये हमारा आंसर इसका 2 और 3 सही हो जाता है। देन देखो ये क्वेश्चन सीडीएस का यूपीएससी में भी कभी कभी पूछ सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा सीडीएस का है। तो देखो पहला देखो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ होगा,
क्या करता होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या करता है, नेशनल डिफेंस कॉलेज क्या करता है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी क्या करता है। तो देखो अगर बात करूँ तो ओटीए फेमस इसलिए क्योंकि मैंने ओटीए का एग्जाम दिया है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ओटीए शॉर्ट सर्विस के लिए काम करता है। तो हमारा ये यहाँ से ओटीए शॉर्ट सर्विस ये सही है। अब देखो कॉलेज की अगर बात आ जाती है तो कॉलेज में हमारे सब तरह के लोग पढ़ते हैं। तो कॉलेज में हमारे फोर्स सिविल सर्विस और डिफेंस सर्विस, इसका 4 हो जाता है, सी का 4 हो जाता है। देन नेशनल डिफेंस एक्ट एनडीए क्या करता है, देखो मिलिट्री हमारा ट्रेनिंग कराता है किसको, ट्रेनिंग टू द पर्सन ज्वाइनिंग द आर्मी एज ए ऑफिसर। और ये एक बात करा नेशनल डिफेंस एकेडमी, ट्रेनिंग कैडेट 3 सर्विस ऑफ द डिफेंस। जो एनडीए वाले जाते हैं उसमें एयरफोर्स भी जाते हैं, नेवी भी जाता है और आर्मी वाले जाते हैं। तो इसका बी का ऑप्शन हमारा हो जाता है 3 वाला 3, और इसका हमारा 2 वाला हो जाता है। उस हिसाब से अगर आप निकालें तो पहले का 2 मतलब ये हमारा गया, ये हमारा गया, और बी का 3, तो हमारा सी आंसर यहाँ से ये निकल आता है। अब ये पूछ रहा है कि आर्टिकल 368 रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछ रहा है ये। तो ये कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, किसी भी सदन में ये हमारे इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल शुड बी passed in each house by majority of total members of that house and by majority of not less than 2/3, मतलब 2/3 से हमें पास करना है। कुल मिला के ये कह रहा है, स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहा है, तो स्टेटमेंट ये भी सही है। अगर आप बेयर एक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल 368 में सारे लिखे हुए हैं, तो आप बेयर एक्ट जरूर पढ़िए पॉलिटी के क्वेश्चन लगाते वक्त। देन all constitutional amendment will must be ratified by the legislature not less than 1/2 of the statement। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया है उसने आल नहीं, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, सेंट्रल स्टेट से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पर रेटिफिकेशन चाहिए होता है हमको 1/2 स्टेट का। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसलिए हम थोड़ा स्पीड में पढ़ रहे हैं। अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला कह रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे वाइस प्रेसिडेंट बताइए जो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो देखो अगर हम नीलम संजीव रेड्डी को निकाल दें, ये हमारे प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, आपने कहीं नहीं नाम पढ़ा होगा। तो ये हमारे इस पहले स्पीकर थे जो वाइस प्रेसिडेंट बने, नीलम संजीव रेड्डी, और ये निर्विरोध बने गए थे। तो ये क्वेश्चन पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 1 और 2 है। ये हमारा सी आंसर है इसका। नीलम संजीव रेड्डी एलिमिनेशन से हमने निकाल दिया, जैसा क्वेश्चन है येलो बुक जो लूसेंट की आती है उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि द पर्सन हैज़ टू बी फॉर एटलीस्ट 5 ईयर जज ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर सच कोर्ट इन अ सेशन। इसका आर्टिकल 124 का क्लॉज 3 पढ़ो। आर्टिकल 124 का क्लॉज 3 क्या कहता है, वो क्वालिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज की कहता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, और ये एडवोकेट 10 साल के लिए होना चाहिए हाई कोर्ट का, और इमीनियन जजेस इन द आई ऑफ द हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो इसलिए हमारा ये 3rd गलत हो जाता है। तो इसका आंसर सही पूछा है, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग। ये कह रहा है कि कौन सा गलत है, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। दे प्रोवाइड फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है कि फंडामेंटल राइट, इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की बात करते हैं, आर्टिकल 16 की बात कर रहा है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर कहता है कि फंडामेंटल राइट जो है दे गारंटी फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन। ये भी सही है, आर्टिकल 25 की बात कर रहे हैं। बेयर एक्ट
इज मैंडेटरी टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द पॉलिटी, स्पेशली द कॉन्स्टिट्यूशन से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यू हैव टू रीड द बेयर एक्ट। तो आर्टिकल 25 यहाँ से ही हो जाएगा। बेयर एक्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे लक्ष्मीकांत कर लो, चाहे डीडी बसु पढ़ लो, चाहे कोई भी बुक पढ़ लो, लेकिन अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, स्पेशली जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड आ जाते हैं, जैसे यूपीएससी में सीएससी में पूछ लेता है, क्या पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो बुक कहीं कहीं पे नहीं लिखती है, वहीं से क्वेश्चन हमारा गलत होने की प्रॉबिलिटी हो जाती है। अगर हमने जो मेन आर्टिकल हैं, स्पेशली 100 से 150 के आसपास जो आर्टिकल हैं, अगर हमने उनको अपने बेयर एक्ट से अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बेयर एक्ट मैंडेटरी, बेयर एक्ट जरूर रखो अपडेटेड। अब क्वेश्चन ऑप्शन सी पे आ जाते हैं। दे प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड अदर्स। देखो इस क्वेश्चन को उन्होंने आधा स्टेटमेंट को आधा अधूरा छोड़ दिया, ओनली लगा के रिलीजन, कास्ट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 है ये, लेकिन उसने क्या लिख दिया, दे प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली फॉर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ से क्या होता है कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि आधा अधूरा स्टेटमेंट है, और बाकी तो लीगली इन्फोर्सेबल है, क्योंकि हम आर्टिकल 332 सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है, हिंदी में आप एक बार पढ़ सकते हैं। ये आर्टिकल हमारा पूछा हुआ है पंचायती से। पंचायत से पूछा हो, देखो इसका क्या है कि आर्टिकल, अगर मैं इनकी बात करूं, निमोनिक्स बताने की बात करूं, तो अगर मैं 243 तो बताता है, 243 डेफिनेशन ऑफ द पंचायत। फिर मैं अगर ए, बी, सी, डी, ई, एफ और आई और के जो मेन आर्टिकल है, इनको समझने की कोशिश करो, हमारा ये आराम से फिर हो जाएगा। कैसे? मैंने कहा आर्टिकल 243 पंचायत में बताता है डेफिनेशन ऑफ द पंचायत क्या होगी। आर्टिकल 243 का क्लॉज ये कहता है ग्राम सभा। ग्राम सभा किसे कहते हैं कि वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम होता है, दे आर द पार्ट ऑफ द ग्राम सभा। दोज पीपल हैव देयर नेम इन द वोटिंग लिस्ट, दे आर कॉल्ड एज द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है। तो ये हमारा भी सही हो जाता है, यहाँ से बिल्कुल सही कह रहा है कि आर्टिकल 243 का क्लॉज है टॉकिंग अबाउट द ग्राम सभा। फिर कह रहा है बी बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत, कि पंचायत कैसे बनती है। ये हमारा भी स्टेटमेंट सही है कि पंचायत में कैसे बनाई जाएगी, उसके रूल एंड रेगुलेशन मेंशन अंडर द आर्टिकल 243 का क्लॉज बी। अब देखो सी फॉर कंपोजिशन। सी फॉर कंपोजिशन, सी से हमारा प्रोनाउंस होने की कोशिश करें कंपोजिशन। तो कंपोजिशन यहाँ से निकल जाता है कंपोजिशन ऑफ द पंचायत, कौन मेंबर होंगे कौन मेंबर नहीं होंगे। आर्टिकल 243 का ये भी सही हो जाता है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। अब हमारा आ जाता है डी का हमारा आ जाता है रिजर्वेशन रिगार्डिंग द वुमेन, रिजर्वेशन एससी एंड एसटी। तो डी से देखो प्रोनाउंस हो रहा है रिजर्व्ड, तो डी सा निकल रहा है ना एकदम प्रोनाउंस होके। तो यहाँ से रिजर्वेशन। ई से देखो 243 का ई से हमारा क्या निकलता है, जैसे एक्सटेंशन या एक्सटेंड। तो हम एक्सटेंड क्या कर दें, कोई टाइम ड्यूरेशन या समय अवधि को हम एक्सटेंड करते हैं। तो ये टॉकिंग अबाउट द टेन्योर ऑफ द पंचायत की बात करता है आर्टिकल 243 का ई। देन हम आ जाते हैं एफ पे। तो एफ का क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है फेल। तो फेल का मतलब क्या हुआ, डिस्क्वालिफिकेशन। तो आर्टिकल 243 का एफ बात करता है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पंचायत की बात करता है। देन हम आ जाते हैं एफ के बाद आई पे। आई हमारा क्या होता है, फाइनेंस। एफ आई फाइनेंस से रिलेटेड है, तो यह फाइनेंस की बात करता है, फाइनेंस कमीशन एट द ग्रास रूट लेवल की। के हमारा आ जाता है इलेक्शन, यहाँ से भी हमारा थोड़ा प्रोनाउंस हो रहा है इलेक्शन, ऐसे करके हम बात है, तो इलेक्शन कमीशन की बात करता है। तो हमने बोला डी फॉर रिजर्वेशन और के फॉर इलेक्शन ऑफ द पंचायत। तो ये हमारा गलत है। तो हमारा एज पर द क्वेश्चन हमारा ये इसका आंसर हमारा हो जाता है डी। ये वही है सेम। देन आर्टिकल ये आ जाता है। देन स्पेशल स्टेटस दिया गया है अंडर द 5th शेड्यूल, जो ट्राइबल पीपल है उनके लिए स्पेशली 10 स्टेट है इसमें। तो इसके कुछ स्पेशल प्रोविज़न है।
इनिशियली आर्टिकल अगर बात करूं तो आर्टिकल 371 टॉकिंग अबाउट द महाराष्ट्र प्लस गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात की बात करता है, लेकिन इसका एक निमोनिक समझो। देखो मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल 3, एक मिनट, आर्टिकल 371, आर्टिकल 371 ये बात कर रहा है महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए स्पेशल स्टेटस की। देन देखो 371 का ए, 371 का बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, यहाँ तक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है इसमें। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे हम, इसको हम ऐसे याद करेंगे निमोनिक से एन ए एम ए, ये 371 सारे 371, ये 371 क्लॉज ए, 371 क्लॉज बी, सी, डी ऐसे करके ये हमने याद किया एन ए एम ए। यहाँ से फिर अब आगे बाद में देखेंगे, पहले ये समझो एन फॉर नागालैंड, नागालैंड, ए फॉर असम, एम फॉर मणिपुर, मणिपुर, ए फॉर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, आंध्रा, ई फॉर स्पेशल यूनिवर्सिटी की बात करता है आंध्रा और तेलंगाना की, एफ फॉर सिक्किम, सिक्किम 6 फिक्स से कुछ निकल रहा है सिक्किम, जी फॉर मिजोरम, जी मिजो ट्राइब है उसमें मिजोरम में, एच फॉर अरुणाचल प्रदेश, आई फॉर गोवा, जे फॉर कर्नाटका। तो ये हमारा नामा हमने याद कर लिया, और ये हमारा ये दो में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहला आर्टिकल डी, आंध्रा, द्रा करके डी निकल रहा है, प्रोनाउंस हो रहा है तो हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो ये हमारे एक निमोनिक्स में सारे आर्टिकल तैयार हो जाएंगे। वही क्वेश्चन ये हमारा था। क्या कह रहा है, आर्टिकल 371 का क्लॉज ए स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा एन ए फॉर, एक मिनट, हमने पढ़ा 371 का क्लॉज ए क्या कहता है, एन नागालैंड, देन 371 का बी एन ए हमने पढ़ा, ए फॉर असम। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 371 का सी बात करता है मिजोरम की, एन ए एम। अब डी बात कर रहा है हमारा 371 का एन ए एम ए, आंध्रा की, लेकिन यहाँ दिया हुआ है सिक्किम, सिक्किम का कौन सा एफ, तो इसमें पूछा करेक्ट नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में पूछा हुआ है यूनाइटेड नेशन के में। तो ये कह रहा है कि द पावर टू ऑथराइज अ पीस कीपिंग ऑपरेशन इज एक्सक्लूसिवली वेस्टेड विद द जनरल असेंबली। एक्सक्लूसिवली वर्ड का मतलब हुआ कि सिर्फ जनरल असेंबली के पास है, नहीं, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल इसकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो मैं नहीं करता धरता है। तो ये स्टेटमेंट यहीं से गलत हो जाएगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बिना रेटिफिकेशन के कोई भी पीस कीपिंग ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। देन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन आर डिप्लॉयड विद द कंसेंट ऑफ द मेन पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट। सीधा सेंस है कि जिस कंट्री में हम ले जा रहे हैं यूएन पीस कीपिंग, उसकी कंसेंट हमें लेनी पड़ेगी, यस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब ये हमारा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट, देखो टेरिटोरियल आर्मी में होता है, हाइड्रोलॉजिकल ये नेवी कराता है, ये भी सही है, एनसीसी भी आर्मी कराता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कराता है, ऑल मैटर रेट कोस्ट गार्ड नेवी के अंदर आता है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 चारों हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर पढ़ाए तो ठीक है, नहीं पढ़ाए तो छोड़ दो या फिर कॉमन सेंस लगा के इसको करो, क्योंकि अगर टेरिटोरियल आर्मी मतलब पैदल सेना यहाँ से निकल आता है, डिफेंस के अंदर आती है, एनसीसी निकल आता है, तो 1 और 3 हमारे निकल आते हैं। तो 1 और 3 या तो देखो ये गया हमारा, या तो फिर अब हमारे पास 3 बचे। ऑल द मैटर कोस्ट गार्ड हमारा नेवी से आता है, तो नेवी को होल्ड कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है। तो हमारा 4 आ गया, तो 4 आ गया, तो हमारा देखो फिर हमारा ये गया, फिर हमारे पास 2 बचे, और जो हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग या सर्वे वगैरह करती है वो हमारा कौन करता है, वो भी नेवी करती है। तो नेवी किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसलिए हमारे 1 2 3 4 सही हो जाते हैं। वही क्वेश्चन है सेम,
अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। अगर नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रशासनिक लोकल जो भी होते हैं वो स्टेट के अंदर होते हैं, लैंड के स्टेट के पास होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के होते हैं वो स्टेट के सब्जेक्ट में होते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट के जो भी स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट हैं वो पूछे हुए हैं। देखो पब्लिक ऑर्डर का मतलब यही ट्रैफिक मैनेजमेंट, पुलिस का सिस्टम, ये पब्लिक ऑर्डर डे टू डे वाले कौन करता है, ये हमारा आ जाता है सीधा स्टेट लिस्ट में। देन लैंड से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। लोकल गवर्नमेंट, पंचायत भी स्टेट गवर्नमेंट करती है, पंचायत, म्यूनसिपलिटी। ये हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाता है बी। अब ये कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर की पावर के बारे में हमें बताना है। द गवर्नर हैज़ द पावर टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165 की बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही है ये। देन एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ये भी बिल्कुल सही है, हाँ वही करता है। देन मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, यस अपॉइंट करता है लेकिन रिमूव नहीं कर सकता, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। नहीं, अगर ऐसा हो गया मान लो तो जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन होगा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि गवर्नर किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो एग्जीक्यूटिव में गवर्नर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाता है 4। तो हमारा यहाँ से क्या पूछा हुआ है, सही कौन सा है, तो 1 2 3 सही ऑप्शन हो जाता है हमारा डी। ये कह रहा है कि सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज करेक्टली पेयर्ड विद द ईयर ऑफ द इनेक्टमेंट। जैसे कौन सा अधिनियम कब बना, जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार, अनुसूचित जनजाति, लैंगिक अपराध, ये सब देखते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये स्पेशली जो लूसेंट की येलो बुक आती है उसमें भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे हुए हैं पॉलिटी वाले सेक्शन में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखो 2019 में इसका अमेंडमेंट हुआ, उससे पहले 86 का है। तो 19 भी अगर हमें मालूम है तो ये हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो कह रहा है कि ये गलत है, गलत मैच, बिल्कुल सही। फिर कहता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई हमारा कब आया, 2005 का है, 2005 का है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। देन शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन फॉरेस्ट राइट एक्ट, अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ है तो वहाँ से ये वाला आपको दूर से ही दिख जाएगा, 2006 वाला, ये सही है। तो आप पट ऐसे करके इसको मार देंगे पटाख सीधे। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल ऑफेंस वाला पूछ रहा है। ये निर्भया के केस के बाद आया था, लेकिन ये हमारा प्रपोजल लेजिस्लेशन आया 2012 में, एक्ट बना दिया, इम्प्लीमेंटेशन 2013 में। तो इसका आंसर हमारा सी इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देखो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो मिल जाएगा। देखो कह रहा है कि कौन सा सही है, नॉट करेक्ट, सॉरी नॉट करेक्ट। देखो चौधरी चरण सिंह फाउंडेड भारतीय क्रांति दल, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है जगजीवन राम वाज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये लेबर मिनिस्टर भी रहे थे ड्यूरिंग द टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ये बी सही है, ए सही है। देन मोरारजी देसाई वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ 1977 टू 1980, इसको थोड़ा सा भी होल्ड कर दे रहा हूँ, ये पढ़ो। जयप्रकाश नारायण वाज द फाउंडर जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो 1932 में पटना में बनी, इसके लोहिया, मन्नू मशाई ऐसे वो मेंबर थे इनके, जयप्रकाश नारायण थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मोरारजी देसाई की बात करूँ तो ये 1980 नहीं 1979 है। आफ्टर द इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई जनता पार्टी से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, और इन पे एक क्वेश्चन मार्क भी लगता है कि इन्होंने अपने टेन्योर में रॉ के जो लीकेज थे, रॉ की जो एजेंसी के जो पास डॉक्यूमेंट थे या इन्वेस्टिगेशन वगैरह थी, वो सारी लीकेज कर दी पाकिस्तान को एज ए प्राइम मिनिस्टर।
सारी रॉ का डायरेक्टर बैठा हुआ था बगल में, और सारी इन्होंने बता दी कि हमारे रॉ के ये आपके पाकिस्तान में ये प्लान कर रहे हैं, आपके न्यूक्लियर के बारे में ऐसे प्लान कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर करीब 100 से 200 के आसपास रॉ के एजेंट पकड़े गए और बहुत बुरी तरह उन्हें मारे गए। तो फिर उसमें 1989 में पाकिस्तान ने निशान पाकिस्तान से दिया, अवार्ड दिया, नवाजा, और इन्हीं प्रधानमंत्री को हमारी भारत की गवर्नमेंट ने भारत रत्न दिया। इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगने के बाद तो समझ सकते हैं इंडिया है, इंडिया में अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक। देखो बिम्स्टेक के बारे में देखो पूछा है कि नॉट करेक्ट कौन सा नहीं है। देखो बिम्स्टेक में 7 मेंबर है, इसके फाउंडर मेंबर हैं VIST विस्ट, नेपाल, देन भूटान, और देन हमारा म्यांमार में ये बिम्स्टेक बना 1997 में, बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद 1997 में बना, जिसका हेडक्वार्टर ढाका में। लेकिन इसका क्या है कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड ये हमारे फाउंडिंग मेंबर है। यूपीएससी में भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था, और बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द बिम्स्टेक। एंड म्यांमार ने क्या किया, म्यांमार ने सेम ईयर में 1997 में ज्वाइन कर लिया बिम्स्टेक। तो म्यांमार इसका लेटर मेंबर बना 1997 में, 2-4 महीने बाद। नेपाल और ये भूटान ने हमारा ये बहुत लेट ज्वाइन किया था, कब 2007 में ज्वाइन किया था। तो अब इसमें पूछा है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ द बिम्स्टेक। तो हमारा ये गलत हो जाता है, नॉट करेक्ट पूछा है। ये हमारा सेक्रेटरी लोकेटेड इन ढाका जो मैंने बताया। देन इंडिया लीड कंट्री इन द सिक्योरिटी। इसमें देखो 14 सेक्टर पे काम करता है, इसमें 14 सेक्टर इसमें डिवाइड किए गए हैं बिम्स्टेक में, उसमें से इंडिया के पास सिक्योरिटी है। यूपीएससी में जब क्वेश्चन पूछा था 2025 में, तो सिक्योरिटी की जगह इंडिया को कनेक्टिविटी, दैट इज टूरिस्ट के लिए थाईलैंड है। तो ये हमारा मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, और ये हमारा पाकिस्तान दूर से ही पकड़ लो तो हमारा ये गलत हो जाता है। वही है कि यहाँ से पाकिस्तान हमने निकाल दिया, इसका सचिवालय ढाका में, बिल्कुल सही है। भारत सुरक्षा सेक्टर, सिक्योरिटी सेक्टर में हाँ यस काम करता है बिम्स्टेक में। थाईलैंड टूरिस्ट कनेक्टिविटी में काम करता है, यस करता है। तो ये हमारा यहाँ से निकल जाता है। और ये हमारा इसको भी एक बार कर लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में ये बात करता है कि यह एक संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसे, आर्टिकल 338 का क्लॉज बी, ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द आर्टिकल ऑफ 338 का बी। ये यहाँ से फिक्स हो गया आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 कब हुआ, 2018 में। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर कहता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को निरसित कर दिया गया है, मतलब रिपील्ड कर दिया गया है। जब ये आफ्टर द इंदिरा साहनी केस के बाद इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, ये वैधानिक निकाय बनाया गया था, लेकिन 2018 में इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया। तो दोनों स्टेटमेंट ये हमारे सही हैं। अब कह रहे थे सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार इस आयोग का अध्यक्ष होता है। तो क्वेश्चन मतलब क्या कह रहा है कि सचिव है और इसका चेयरमैन हो सकता है, हेड हो सकता है। कैसे हो सकता है, ऑलरेडी वो सचिव है और इसका चेयरमैन होने की भी बात कर रहा है। तो एकदम बेतुका बयान दे दिया है। तो 3 बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति सचिव अगर ऑलरेडी किसी ऑफिस पे है, हाउ कैन बी ए मेंबर ऑफ द राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, ओबीसी कमीशन का कैसे हो सकता है। तो 3 बिल्कुल गलत है। जहाँ जहाँ हमें 3 दिखता है और 1-2 इसका आंसर बिल्कुल सही है। इसका इंग्लिश में शायद पीछे था, ये था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल सही है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द आर्टिकल 102 में बनाई गई थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 हुआ 2018 में। नेशनल कमीशन फॉर 1993 में इंदिरा साहनी केस के बाद बना। इसका सेक्रेटरी नहीं होता, ये गलत है। ये हमारा आंसर इसका हमने निकाला 1 और 2। अब ये पूछ रहे थे सुकैंस पूछ ले जाती है, जैसे इसमें मतलब
क्रोनोलॉजी में लगाने के, किसका ओहदा कैसा है, किसका ओहदा किसके बाद है। तो वो प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो, पीएम हो गया, देन गवर्नर हो गया, ऐसे करके लिस्ट है और फॉर्मर है। तो ये अगर आपने किया हुआ है तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता, 2 3 4 एक आंसर है इसका। आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले गवर्नर मिलेगा 2, फिर आपको क्या नाम है फॉर्मर प्रेसिडेंट मिलेंगे, देन आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 7 नंबर पे आता है, जो लोकसभा के स्पीकर के समकक्ष बिठाया गया है इस क्रोनोलॉजी में। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। देन कह रहा है कि which of the following measure have been undertaken by the government of India for supporting the cotton export and the textile sector। टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेजरमेंट क्या लेती है। तो देखो पहला क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट, हाँ ये भी सही है, दे सकती है। फिर कहता है आरबीआई ट्रेड रिलीफ, ये स्टेटमेंट देखो आरबीआई क्यों इंटरफियर करेगी भाई, ट्रेड रिलीफ वगैरह क्यों देगी, आरबीआई का क्या रोल है उसमें, आरबीआई ट्रेड से रिलेटेड कुछ करती नहीं है। तो स्टेटमेंट देखते ही हमें थोड़ा सा गलत लगता है। देन रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवीज फॉर कॉटन एंड कॉटन वेस्ड प्रोडक्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर 1 और 3 आंसर हो जाता है इसका सी। आरबीआई अगर आपने पकड़ लिया कि आरबीआई व्यापार राहत 2025, ये स्टेटमेंट जानबूझ के इसमें डाला गया है क्योंकि आप कंफ्यूज हो। अगर देखो आपने अगर पढ़ लिया है कि भाई टेक्सटाइल से रिलेटेड गवर्नमेंट कर रही, तो आरबीआई एकदम अचानक से कैसे आ गई। कोई भी ऐसा नहीं होता कि किसी बॉडी को अचानक से, अगर होता है तो स्पेशल वो अगर न्यूज़ में होता है सबसे ज़्यादा फोकस उसी पे होता है। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट प्रोग्राम स्कीम इज आर करेक्ट। कह रहा है कि स्किल ट्रेनिंग रूरल यूथ इज अ प्रोग्राम मीन्ड फॉर इम्प्रूविंग स्किल फॉर रूरल यूथ इन डिफरेंट थीमेटिक एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि रूरल एरिया में स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे। हिंदी में देखो, ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कृषि के विभिन्न विषयक क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं को कौशलों में सुधार करना है। बिल्कुल सही है। स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो ग्रामीण लोगों का स्किल डेवलपमेंट स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में करेगा। फिर कह रहे हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, DNRLM, स्वयं सहायता समूह SSG की महिलाओं के लिए एक आय उत्पन्न करने का अवसरों को सृजन करता है। तो वो SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहा है, तो बिल्कुल SSG में महिलाएं भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ये भी सही है। देन स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के जुड़ी महिलाओं को छोड़ अन्य सभी महिलाओं को, यहाँ पे क्या कर रहा है, SSG से जितनी भी महिलाएं रिलेटेड हैं उनको ये एक्सक्लूड कर रहा है। तो एक्सक्लूड SSG का जितना भी डेवलपमेंट होता है एट द ग्रास रूट लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, तो देखा जाए तो स्पेशली SSG वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट एकदम से गलत होता है। जैसे एक्सक्लूड करने की बात की तो इसका आंसर हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। ये अगर देखो फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अगर आती हैं तो ठीक है, ना तो गलत होने के चांसेस ऐसे में ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट मीन टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कौन सी स्कीम नहीं है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2000 रुपये जिसमें गवर्नमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोविड से दे रही है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो किसानों को मिलता है पर मंथ, 3 महीने बाद, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है 4 महीने बाद। देन मॉडिफाइड इंट्रेंस सबवेंशन स्कीम, ये भी किसान का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको प्रोत्साहन करती है, तो मॉडिफाइड इंट्रेंस ये भी सही है एग्रीकल्चर। PM स्वनिधि इज रिलेटेड टू स्ट्रीट वेल्डर, इनको स्ट्रीट वेल्डर को, जैसे आप जो भी स्ट्रीट वेल्डर का काम करते हैं, ठेला ये सब लगाते हैं, तो उनको गवर्नमेंट शुरुआत में 10,000 रुपये दे रही थी, मिनिमम 10,000 रुपये दे रही थी कि आप अपना कारोबार बढ़ा सके। तो दिस स्कीम इज़ नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो स्कीम है वो 2007 में आई थी, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने 2024-25 में, उसका नाम कर दिया नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, इन्हांस करने के लिए, तो ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा कौन सी नहीं रिलेटेड, PM स्वनिधि, दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रीट वेल्डर, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेल्डर, PCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
सॉरी। देन India and New Zealand have signed a free trade agreement December recently 2025 in which of the following area has cooperation under the FTA has been। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इसलिए पूछ लिया जिस टाइम पे ये शाइन हुआ था, क्योंकि हमने क्या किया है कि वीज़ा फ्री कर दिया, बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं, टैक्स भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया। तो देखो वहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन दिया गया था किसानों को, जैसे किसानों को नुकसान ना हो उसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारा यहाँ से पकड़ में आ जाता है हॉर्टिकल्चर, दैट इज रिलेटेड टू द फ्रूट वगैरह, सब्जी वगैरह उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिमिटेड है। तो यहाँ से अगर मैं हॉर्टिकल्चर 4 हटा दूँ, 4 गया 4 गया 4 गया, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाता है। और यहाँ 1 और 3 आयुष से किया है। और ये तो ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में था ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, और एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर था कि किसान और अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये एग्रीकल्चर में फिर किसानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपने थोड़ा भी न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है या मान लीजिए आप न्यूज़ पे थोड़ी सी भी पकड़ है, तो ये आप आराम से हॉर्टिकल्चर जैसे एलिमिनेट करेंगे, आपका ये गया ये गया ये गया, आपका आंसर एकदम सी निकल के आ जाएगा। तो दिस इज़ मतलब ऑलरेडी न्यूज़पेपर टाइप क्वेश्चन। न्यूज़पेपर से अगर न्यूज़ आपने पढ़ी है तो हो जाएगा, या मैगजीन से पढ़ी है। अब इस पे आ जाते हैं। ऑपरेशन सागर बंधु was launched by India to provide search to rescue and humanitarian disaster relief, assistant disaster relief support which of one of the following countries, किस कंट्री में चलाया गया है ऑपरेशन सागर बंधु। पहले तो ये सागर बंधु समझो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहीं चलाया होगा जहाँ से हम सागर या समुद्र वगैरह होगा। देखो थाईलैंड, अगर कॉमन सेंस लगाऊं तो थाईलैंड अगर देखा जाए तो वहाँ लैंड से भी जा सकते हैं, उससे भी जा, श्रीलंका, इंडोनेशिया देखो बिल्कुल नीचे है, वियतनाम लैंडलॉक्ड टाइप है, उधर साउथ चाइना सी में चला जाता है। इसका आंसर अगर देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है तो ठीक है, श्रीलंका आप इसका मार सकते हैं कि श्रीलंका में अर्थक्वेक आया था तो हमने वहाँ पे ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। अन्यथा जितने भी ऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है जिनके वो नाम होते हैं उनका कोई ना कोई स्पेशली होती है। जैसे सागर बंधु, मैंने क्वेश्चन अगर पढ़ा नहीं होता तो मैं सबसे पहले अगर गैस करता श्रीलंका करता कि श्रीलंका चारों तरफ से सी से सागर से घिरा हुआ है तो श्रीलंका में ही शायद चला हुआ होगा। अगर मुझे मालूम है तो बिना पढ़े ही ऐसे ही मार दूंगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर श्रीलंका हो जाता है। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया वाज द पैसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया महोत्सव 2025 हेल्ड, कहाँ पे हुई थी? पैसा है क्या, 1996 में आया, 1996 में आया। स्पेशली शेड्यूल 5 में जो स्टेट हैं उनमें ट्राइबल एरिया में हम जो पंचायत का जो सिस्टम है उसको हम लाने की बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द पैसा एक्ट। तो इसमें अभी क्या 10 एरिया है, उसमें से अभी बताया जाता है 8 के पास पैसा इम्प्लीमेंटेड है। ये इतना समझ लीजिए पैसा है क्या, पंचायत राज एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया। किस शेड्यूल की बात कर रहा है? दैट इज शेड्यूल 5 की बात कर। कहाँ हुई थी? तो ये सीधी सी बात है विशाखापट्टनम में हुई थी। ये सीधा अगर पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज ये गलती हो जाएगा। इसका आंसर विशाखापट्टनम में, पैसा समझ लिए 1996 में आया था। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट, सही नहीं है। द थर्ड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली in December 2025. Then the theme for the 11th International Yoga Day 2025 योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इस ये तो ठीक है, ये हमने पढ़ा है क्योंकि हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम वाला जो स्लोगन है इंडिया का, तो वन हेल्थ वन अर्थ वन हेल्थ वाला ये कॉन्सेप्ट वहीं से निकला है। इसको देखो, दिस इज नॉट थर्ड, दिस इज सेकंड। ये सेकंड है तो यहाँ से उसने एक एक्स्ट्रा दे दिया, यूपीएससी गेम खेल गई, तो इसके साथ हमारा नॉट करेक्ट आंसर ये हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द CSIR इज करेक्ट। देखो पहला कह रहा है दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट विच फोकस ऑन इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट। अगर इसने स्मार्ट विलेज की बात कर दी तो यहीं से ये ऑटोमेटिक, अगर पढ़ा भी नहीं है तो ये हमारा यहीं से कॉमन सेंस से पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया, तो नाइदर वन नाइदर टू, तो हमारा यहाँ से खत्म हो गया। देन
हमारा बी भी चला जाता है। अब हमारा 50-50 हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाती है इस क्वेश्चन को। फिर कहता है द डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज दैट CSIR इज फॉलोइंग द गाइडिंग प्रिंसिपल लैंड टू लैब इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ विलेज थ्रू द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये कह रहा है कि CSIR है क्या, एक साइंस पे काम करने वाली बॉडी है। तो यहाँ पे उसने लैंड टू लैब अगर वर्ड यूज़ कर दिया तो आप समझ लो साइंस पे काम करने वाली बॉडी होगी तो ज़्यादातर लैब का ही बात कर रही होगी, तो हम उसमें इम्प्रूविंग की बात कर रहे हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसका आंसर सी हो जाता है। कॉमन क्वेश्चन है, अगर पढ़ा भी नहीं है तो अगर आपने थोड़ा सा CSIR का फंक्शन मालूम है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का फंक्शन मालूम है, स्मार्ट विलेज से हमारा यहाँ पे विलेज डेवलपमेंट की बात निकल आती है, ये सही हो जाता है। लैंड टू लैब्स यहाँ से अगर पकड़ लिए इम्प्रूविंग, क्योंकि दोनों पॉजिटिव बात कर रहा है, तो देन आंसर इज सी। अब पूछा ही हमारा पॉस्को प्रिवेंटेशन पॉस्को प्रिवेंटेशन ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है, पॉस्को एक्ट से रिलेटेड है, जो मैंने पहले। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आपने थोड़ा पेपर पे थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे ये क्वेश्चन वहाँ पे पॉस्को लिखा हुआ तो वहाँ लिखा था 2010, लेकिन मैंने बताया इम्प्लीमेंट हुआ 2013 में। तो आपको अगर पेपर में ये क्वेश्चन मिल जाता है तो पेपर करते वक्त कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर मतलब पेपर का क्वेश्चन बनाते वक्त भूल जाता है कि हमने ये स्टेटमेंट यहाँ यूज़ किया, इसका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा अगर कोई भी कॉमन गैस करे, मेंटल गैस करे। तो कह रहा है कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बिहेवियर सेल अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट, बर्ड सेक्सुअल हरासमेंट की बात कर रहा है, एज पर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस। पॉस्को की बात कर रहा है 2013 की। वो कह रहा है कि कौन सा एक्ट बिहेवियर पे माना जाएगा कि सेक्सुअल हरासमेंट, जहाँ जहाँ सेक्सुअल वर्ड यूज़ किया, सेक्सुअल वर्ड यूज़ किया, सेक्सुअल वर्ड यूज़ किया, बाकी पढ़ना ही नहीं है। वर्ड जहाँ पे सेक्सुअल वर्ड यूज़ कर दिया, सेक्सुअल वर्ड यूज़ कर दिया, तो ऑल द स्टेटमेंट आर द करेक्ट। क्योंकि वहाँ पे देखो इसमें ज़्यादा हमें जोर डालना ही नहीं है, क्योंकि उसने इतना इजी कर दिया सेक्सुअल नेचर, सेक्सुअल नेचर, सेक्सुअल नेचर। तो वहाँ पे वर्बली कहो, नॉन वर्बली कहो, चाहे कैसे भी कहो, चाहे सारे में कहो, वो सारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेक्सुअल नेचर, सेक्सुअल नेचर, सेक्सुअल नेचर आ जाता है। तो ऑल द स्टेटमेंट शारीरिक, जैसे लैंगिक प्रवृत्ति, लैंगिक प्रवृत्ति, लैंगिक प्रवृत्ति, सेक्सुअल नेचर आ जाते हैं। तो ऑल द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। आज इतना ही है। अगर तो आज के लिए इतना ही। हमने थोड़ा स्पीड में इसीलिए किया क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे और टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता। एक्सप्लेनेशन हमने ज़्यादा इसलिए नहीं देखा क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी सजेशन और कोई भी वीडियो किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।